आम आदमी की जो निगाहें टिकी होती हैं, फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं, वो है इनकम टैक्स में क्या छूट मिली। अब वो नई जो व्यवस्था है, न्यू टैक्स रिजीम जो है, उसमें 17,500 रुपए आपके बच जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 की जगह 75,000 रुपए हो गई है। और जो पेंशन में है, जो पेंशन मिलती है 15 से 25,000 रुपए, वहां चला गया। और 3 लाख से 7 लाख कर दी गई है 5% जो इनकम टैक्स आपको देना होगा नए टैक्स रजीम में। पहले ये 3 से 6 लाख रुपए हुआ करता था। इसी को थोड़ा तफसील से समझा रहे हैं। कितना मिला है, ज्यादा नहीं मिला, ये मैं खुलासा पहले ही कर दूं। मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। अखिलेश जी बिल्कुल संदीप, देखिए बजट से पहले और बजट के बाद ये तमाम चर्चाएं होती हैं। बजट को लेकर बहुत गूढ़ चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति इस नजरिए से बजट को देखता है कि उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। क्या उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ी, क्या जो बचत है वो बढ़ी, या फिर खर्च बढ़ गया। इस लिहाज से इनकम टैक्स पर सबकी नजर रहती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, न्यू टैक्स रिजीम जिसका जिक्र आपसे संदीप भी कर रहे थे, उसमें क्या बदलाव हुआ है, उससे क्या जनता को कुछ बड़ा फायदा होने जा रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा। यहां से भारत का जो बजट पेश किया गया अब से थोड़ी देर पहले, उसके कुछ बड़े आंकड़े लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो ये देखिए, एक एक करके वो आंकड़े आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं। इस बजट से जो बदलाव की बात की जा रही थी, क्योंकि जो टैक्स रिजीम की बात की जाती है, इनकम टैक्स की बात की जाती है, तो जो टैक्स पेयर है लंबे वक्त से उसे इंतजार था कि कुछ तो राहत मिले, कुछ तो राहत मिले। क्योंकि बार बार एक बात कही जाती है कि टैक्स पेयर का दायरा बढ़ाया जाएगा, उस दायरे को बढ़ाकर जो टैक्स पेयर है उन्हें फायदा दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? आप देखिए, यह तस्वीर जब आपके सामने आती है, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, समाज जो अलग अलग मदों में बजट का एलोकेशन हुआ है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक करके ये आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। और टैक्स स्लैब को लेकर जो बात बता रहे थे आपको संदीप भी, और जो नजर आ रही है तस्वीर वो ये है, ये नए टैक्स रिजीम की बात हो रही है कि 0 से 3 लाख टैक्स रेट 0, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%। ये टैक्स स्लैब की बात जो हम कर रहे थे वो आपके सामने है। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया उससे क्या कोई बड़ा फायदा होने जा रहा है? टैक्स स्लैब में आप देखिए, अब नया जो ये जो आंकड़ा आपके सामने है, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%, यानी 15 से ऊपर जितने भी हैं 30% के रेट से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। संदीप तो यहां पर अखिलेश आनंद बताते हुए कि कितना आपको फायदा होगा। फायदा ज्यादा नहीं है। हर आदमी, वो ये कह रहा था कि जेब में भाई कुछ पैसा चाहिए। जानकार भी ये कह रहे थे कि जब तक आम आदमी की जेब में पैसे नहीं होंगे, खर्च नहीं करेगा, तो जो ये विकास दर, और अच्छी खासी विकास दर है हमारी 8.2% FY24 यानी कि वित्तीय वर्ष 2024 की, अगले साल की 6.5 से 7 के बीच में अनुमान लगाया है सरकार ने। तो इसको अगर बनाए रखना है, इस मोमेंटम को, तो खर्च तो करना पड़ेगा, वरना क्या जॉबलेस ग्रोथ भी हो रही है? ये एक सवाल था। और इसी में प्रवीण, जो हम MSME की बात कर रहे थे कि रीढ़ की हड्डी है देश की अर्थव्यवस्था की, और असंगठित क्षेत्र 94% है। अब ये EPFO की बात है, जो आयाम है, 1 महीने की नौकरी दी जाएगी, या प्राइवेट सेक्टर में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, 5,000 रुपये महीना वहाँ भी दिया जाएगा। ये कुछ इनरोड्स बनाती दिख रही है सरकार। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट को लेकर, युवाओं की परेशानियों को लेकर, देखिए ऐसा है, मुझे तो लगता है कि ये एक जो विंडो ड्रेसिंग वाली बात होती है ना, वही है। मतलब आपको मान लीजिए कैंसर किसी को आप कहें कि बैंडेड लगा लो, तो जो समस्या है MSME की वो काफ़ी गहरी है। और उसके स्ट्रक्चरल कई सारे कारण हैं, पॉलिसी ड्रिवन कई सारे हैं जो पिछले 5 साल। आप सब सरकार को थोड़ा सा ऐसे नहीं, सुपर ह्यूमन नहीं मानकर चल रहे नहीं, कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक कर देगी देखिए वैसे भी नहीं, जैसे there have to be small beginnings also, नहीं, जैसे प्रभु चावला जी ने कहा कि बजट की संभावनाएं वैसे ही जो बड़ी समस्याएं हमारे लिए हैं उसके लिए काफी सीमित होती हैं। एक बजट में आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, तो पर सही राह पकड़ती दिख रही है। भाई बेरोजगारी एक दिक्कत थी, सरकार तो कह रही है 3.2% है, पर जो ग्राउंड पर कुछ ग्रीन शूट्स उगाने की कोशिश कर रही है सरकार, वो ठीक दिशा है। देखिए अब आप कहें कि 10 लाख से 20 लाख मुद्रा योजना में कर दिया, कोई
नहीं कहेगा कि ये बुरी चीज है। तो इस तरह की चीजों से, लेकिन हमारे जो अभी तक के अध्ययन है कि उस मुद्रा योजना से कितना विकास का सृजन हुआ, उसको देखने की जरूरत है। और जो पूरा का पूरा जो एमएसएमई जो सेक्टर हमारा है, उसकी जो चैलेंजेस हैं, क्या उसको कहीं से एड्रेस कर रहा है? तो उस लिहाज से देखें तो उस लिहाज से आपको पर्याप्त नहीं दिखता है, पर सही दिशा पकड़ी है क्या, ये भी हमें देखना जरूरी हो जाता है। और रोमाना, आपने क्या दिशा पकड़ी इस बजट को लेकर? आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं? देखिए संदीप, जहां से वित्त मंत्री ने ये बजट का अपना संबोधन जब देश के सामने रखना शुरू किया, तो गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता, यही वो जातियां जिसको लेकर एक खाका देश के सामने रखा गया इस बजट के जरिए। और शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को लेकर हुई, मतलब रोजगार को लेकर हुई। और नहीं भूलना चाहिए कि बेरोजगारी और महंगाई, ये वो दो मुद्दे थे जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि इस समय सरकार के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है, वो इन्हीं दो मोर्चों पर देश को दिशा देने की है। और ऐसे में रोजगार के मोर्चे पर जिस तरीके से सरकार लेकर आई है 2 लाख करोड़, जो इंसेंटिव के तौर पर भी आगे दिए जाएंगे, और कहीं ना कहीं न सिर्फ चुनौती बल्कि जवाबदेही तय करने के लिए सीधे यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर सरकार रोजगार के मोर्चे पर एक पार्टिसिपेशन के लिए जिम्मेदारी डालती हुई जो नजर आई है, मुझे लगता है इस पर बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में लगातार इस बजट को लेकर जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी सांसद क्या कह रही हैं, जरा सुनिए पहले। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी को कैसा लगा बजट? मैं कहूँगी उस बजट को मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दूँगी कि इसका टाइटल होना चाहिए प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। इनको समझ में आ गया है कि अगर सरकार चलनी है तो अपने 2 अलायंस पार्टनर उनको खुश रखना है। पर देखिए उन अलायंस पार्टनर्स की मैं कहूँगी कि हिपोक्रेसी कि एक तरफ स्पेशल स्टेटस मांगते हैं और इसमें उत्साह जता रहे हैं। उनको स्पेशल स्टेटस डिनाई कर दिया गया है उन स्टेट्स को ये लॉलीपॉप देकर छोड़ दिया गया है। पर भाई ये बात अलग है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज महाराष्ट्र को हर बजट में दरकिनार किया जाता है। महाराष्ट्र एक अमीर स्टेट है, रिच स्टेट है, उसे टैक्स ले लेकर जीएसटी के माध्यम से ले लेकर हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, उनको कोई फंड्स दिए नहीं जाते हैं, एलोकेट नहीं किए जाते हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को दरकिनार किया जाता है। ये एज अ महाराष्ट्र एमपी आई फाइंड इट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटिंग फॉर द स्टेट। और चूंकि आप मुंबई से आती हैं, शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखी गई है बजट के ठीक बाद, इसके पीछे आप क्या कैसे देखते हैं? अरे बहुत क्लियर है कि आपने ना इन्वेस्टर्स का देखा, ना इंडस्ट्रीज का देखा, ना आपने जॉब क्रिएशन की बात की, ना आपने कभी इंसेंटिवाइज किया कि एमएसएमईज और इकोसिस्टम को हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देंगे। आपने कह दिया अप्रेंटिसशिप कर देंगे। आप बताइए आईआईटी के इंजीनियर्स हैं, वो आपसे अप्रेंटिसशिप की उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा। इंडिया गठबंधन में सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट से सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी एलजेपी के प्रवक्ता हैं AK वाजपेयी साहब। इतना खराब बजट आया है क्या जिस तरीके से खारिज कर रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी? देखिए ये तो देखने का नजरिया है, उनको तो हर चीज में नुक्स निकालना है, निकाल लेंगे। आपको अच्छा क्या लगा? हमें बजट में ये अच्छा लगा कि समाज के हर वर्ग को टच किया गया। हाँ। चाहे गरीब गुरबा की बात है, चाहे महिला की बात है, चाहे युवा की बात है, चाहे किसान की बात है। किसान का बजट भी बढ़ाया गया 2 लाख करोड़, जैसे अभी आप बता रहे हो कि उनके लिए अलग से रखा गया स्किल डेवलपमेंट के लिए कि प्राइवेट में इंसेंटिव मिले। देखिए सरकार प्रयास करेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीडीपी जो प्रोजेक्शन किया गया है 6.5 to 7.5 2025 फाइनेंशियल ईयर 7.5 नहीं 7 तक 6.5 to 7.5 नहीं 6.5 to 7% इकोनॉमिक। हाँ ये दिस व्हाट आई सेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। हाँ। नाउ अब अगर हमारा टारगेट ये है कि हमको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। हाँ जी। और उसके साथ साथ ये भी है कि 2 करोड़ मकान गरीबों के लिए भी बनाने हैं, तो ये बैलेंसिंग एक्ट इसको कहते हैं। इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बजट बहुत अच्छा बजट है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि बिहार के लिए उन्होंने अलग से रास्ता एक निकाला। ठीक है सर, आपको रोक रही हूँ जरा सा। सम्राट चौधरी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं। बिहार की तो बल्ले बल्ले इस बार बजट में होती हुई नजर आ रही है। हमने इतनी बार बिहार का नाम सुना और किस तरीके से बिहार को लेकर बजट में सरकार की झोली खुलती हुई नजर आई है। प्रतिक्रिया सम्राट चौधरी की क्या सामने आ रही है, जरा जानते हैं। काफी राजनीति है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी आज जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या कह रहे हैं? बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मसले पर? बिहार को पूर्ण रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए पूरा मौका दिया है। आज इस तरह एक पैकेज के स्वरूप में 26,000 करोड़ रुपया
हाईवेज के सेक्टर में 11,500 करोड़ रुपया जो बाढ़ से हम पूरी तरह नॉर्थ बिहार के लोग पूरे डूब जाते हैं, उसकी समाधान की व्यवस्था की शुरुआत किया है। इसके साथ साथ कई एयरपोर्ट्स, कई मेडिकल कॉलेज, पर्यटन के स्थल, धार्मिक स्थल सभी बोधगया हो, नालंदा हो, राजगीर हो, विक्रमशिला हो, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह बिहार के लिए विकास के लिए खजाना खोलने का काम किया। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग थी, दोनों सदन से 2-2 बार पास हुआ, लेकिन वो तो नहीं मिल रहा। देखिए, विशेष सहायता ये लगभग 1 लाख से अधिक करोड़ की राशि उपलब्ध बिहार को हो रही है। आज जो अभी तक जो बजट में आए, अभी तो और विस्तार से आने हैं, अभी तक जो बजट का स्वरूप आया है उसमें लाखों करोड़ रुपया बिहार जैसे गरीब राज्य को विकसित होने के लिए, ये गौरव का क्षण है हमारे लिए कि बिहार जैसे राज्य को विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा खजाना खोल दिया। आपने सुना वित्त मंत्री को, डिप्टी सीएम को, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या राजनीति इस पर खत्म होगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर? हमारे सहयोगी किसान प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज़ पर। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि साहब बिहार के विकास के लिए एक तरीके से खजाना खोल दिया गया है, इसकी बहुत जरूरत बिहार को थी। और यहाँ पर वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी तरफ से कहा गया कि देखना होगा आपको किस तरीके से ये जो बजट है वो सबका साथ सबका विकास, और चाहे युवा हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, सबके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है यहाँ पर बजट। आपको भी ऐसा ही लग रहा है भाटी साहब? ये एक कमजोर और डरी हुई सरकार का मरहम पट्टी वाला बजट है। कमजोर डरी हुई सरकार का मरहम पट्टी वाला? कमजोर और डरी हुई सर, मरहम पट्टी वहाँ की गई है जहाँ जहाँ जख्म है। अगर बिहार और आंध्र प्रदेश समर्थन वापस ले लेंगे सरकार लुढ़क जाएगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश ने क्या गुनाह किया है? 10 साल से एनडीए की सरकार केंद्र में है और उत्तर प्रदेश ने 2014 में 73 सीटें इन्हें दी और 2019 में 62 सीटें दी। आज तक केंद्र सरकार ने एक हाईवे, एक एक्सप्रेस वे एक नहीं दिया उत्तर प्रदेश को। बिहार के लिए आप एक्सप्रेस वे दे रहे हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ डरी हुई सरकार। दूसरी बात, ये बजट कोई जो इकोनॉमी की दिशा है उसे बदलने के लिए कुछ इसमें सोचा भी नहीं गया है। भारत की सबसे बड़ी समस्या, भारत में संपत्ति की कमी नहीं है, संपत्ति का बंटवारा ठीक नहीं है। अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बताया गया कि देश की 22% इकोनॉमी 1% लोगों के पास है, 1% लोग उसके मालिक हैं 22% संपत्ति के, और नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। ये जो असमानता है, एक विद्वान ने, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, किसी विद्वान ने कहा कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। भारत अपने आप में संपन्न है, लेकिन क्योंकि संपत्ति कुछ जगह इकट्ठी हो गई है इसलिए बहुत सारे लोग गरीब हैं। एक रोमाना जी, मैं एक शेर बोल दूं, हमारे बहुत आदरणीय उदय प्रताप जी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, बहुत बड़े शायर हैं। उनका शेर मैं इस बजट पे बोलना चाहता हूं कि सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तो साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है। ये जो बजट है ये वितरण सही नहीं करता। वही ना, असमानता आप कह रहे हैं कि दिक्कत है और उसको पाटने की इस बजट के जरिए आपको नहीं लग रहा कि कोशिश की गई है। एक्सपर्ट पैनल भी मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है, उनका रिएक्शन लेंगे। तो भारत का बजट देश के सामने आ गया है और देखिए, जो कहा जा रहा था कि अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट 2047 विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट, इस बजट को विशेषज्ञ किस रूप में देख रहे हैं इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि जो नया टैक्स रिजीम है उसके स्लैब में बदलाव किया गया है। सरकार की तरफ से साफ किया गया, वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरीके से अब 2/3 जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है और ऐसे में ये जो न्यू टैक्स रिजीम, इसी के स्लैब्स में तब्दीली, 0 से 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले भी ऐसा ही था। बदलाव कहां पर हुआ है? पहले 3 से 6 लाख तक की आमदनी पर 5% टैक्स देना पड़ता था, अब इसमें 1 लाख की और लिमिट जोड़ दी गई है, मतलब 3 से 7 लाख तक अब आपको 5% टैक्स देना है। फिर 7 से 10 लाख तक अगर आपकी अर्निंग है तो 10% का टैक्स, 10 से 12 लाख पर 15%,
12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। पहले भी ऐसा ही था, 15 लाख से ऊपर 30%, अभी भी वैसा ही है, 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स स्लैब है। तो ऐसे में फायदा कितना हो रहा है? देखिए, कमाई और अभी टैक्स और नए टैक्स के हिसाब से कितना फायदा हो रहा है आपको। 8 लाख तक की अगर कमाई, और अगर आपने नया टैक्स रिजीम चुना हुआ है, ओल्ड टैक्स रिजीम की बात मैं नहीं कर रही हूं, वहां पर स्लैब्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये जो बदलाव किया गया है थोड़ा बहुत कि न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है, तो 8 लाख तक की कमाई पर आपको फायदा 7,500 रुपए का हो रहा है। 10 लाख तक की आमदनी पर आपको फायदा जो है वो 10,000 रुपए का हो रहा है, और 12 लाख की कमाई पर आप अभी टैक्स दे रहे थे 82,500। ये जो तब्दीली की गई है स्लैब्स में, उसके बाद 68,750, और आपको फायदा जो है वो 13,750 का मिलेगा। सरकार की तरफ से साफ किया गया ना कि 17,500 तक फायदा मिल सकता है इसके तहत, ये जो बदलाव किया गया है। तो वो 12 से 15 लाख इसी तरीके से जो लिमिट है उसको कर दिया गया है 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। तो ये नए टैक्स रिजीम के अंदर, स्लैब्स के अंदर जो बदलाव किया गया है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं राजाराम जी? और ये एक तरीके से पुश देता हुआ नजर आ रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम अब छोड़नी ही होगी, न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही धीरे धीरे अपने आप वॉलंटरीली लोग आ जाएं। ये बड़ा निराशाजनक है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को ग्रेजुअली हटाना चाहती है, और सरकार एक कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी की तरफ बढ़ना चाह रही है कि जिसमें वो बार बार ये कह रही है कि आप बचाओ मत। एक पुरानी कहावत थी, उधार लो घी पियो, कुछ इस तरह का कह रही है। ये वैसे भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाली जनरेशन है, फ्यूचर में कुछ सेव ही नहीं कर पाएगी अगर इस तरह सारा खर्च करती रहेगी। पर एक दूसरा एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि साहब जब बहुत ज़्यादा खर्च होगा तो उससे इकॉनमी ज़्यादा बूस्ट होगी। देखिए, प्रपोजल्स जो हैं इस बजट के 2 हिस्सों में बंटते हैं, इनकम टैक्स प्रपोजल्स एंड जीएसटी प्रपोजल्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स प्रपोजल्स उस पर आएंगे, जीएसटी प्रपोजल्स पर बाद में। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो जो लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की है, वो ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम के लिए? नहीं, मैं अभी उसको पढ़ रहा था। अच्छा, अभी मुझे समझने दीजिए, क्योंकि फाइनेंस बिल यहाँ बैठे बैठे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ बिटवीन द लाइंस रीड करना होगा, बहुत कुछ इंतजार करना होगा, क्योंकि बजट जो है वो कई पन्नों का है। और अभी वित्त मंत्री का संबोधन, उसमें एक तरीके से उन्होंने जो हाईलाइट्स, मुख्य बातें जो हैं वो अपने संबोधन में रखी हैं। देश के सामने भारत का बजट, सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्ष की तरफ से नाउमीदी वाला बजट करार दिया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बजट को लेकर, सुनाते हैं। करता हूं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है, और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं, और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि राम राज्य लाने वाला ये बजट है, और ये जो बजट है मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरीके से टैक्स स्लैब में बदलाव करके टैक्स का बोझ कम किया गया है, साथ ही लाखों नौकरियों के अवसर इस बजट से बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों, महिलाओं और हर वर्ग के लिए ये बजट कुछ ना कुछ सकारात्मक लेकर आ रहा है। वर्गों की अगर बात की जाए तो हम बता रहे हैं आपको लगातार बजट में किसके लिए क्या, और वहीं अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो उस लिहाज से बजट को लेकर जो बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश तैयार है डेटा के साथ। अखिलेश जी बिल्कुल रोमाना, और अलग अलग क्षेत्रों के लिए बजट एलोकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो कहां कितना बजट जा रहा है वो आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं।
एक मोटी बात जो नजर आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। ये आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। आप जरा गौर फरमाइए, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार 11,11,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जो प्रावधान बजट का किया गया है 11.11 लाख करोड़ रुपए का। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर में 4,55,000 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन है। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़, कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1,26,000 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 89,000 करोड़ रुपए और सामाजिक कल्याण की बात की जाए तो 57,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान नजर आ रहा है। तो अगर तुलनात्मक तौर पर आप देखेंगे तमाम क्षेत्रों को तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बहुत ज्यादा जोर नजर आता है। आइए सीधे आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी संदीप के पास। तो अलग अलग क्षेत्रों में कितना आवंटन किया गया, कितना एलोकेशन किया गया, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर मेरी निगाह काफ़ी देर तक टिकी रही। 1.25 लाख करोड़ जो दिया गया है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य में 89,000 करोड़। इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन हम निटपिकिंग बहुत करते हैं। पर इस बजट में क्या कुछ गुलाबी तस्वीर भी उभरती नजर आ रही है? जब हम एक विकसित भारत का संकल्प लेते हैं और विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ने का मन बनाते हैं, तो उस ओर जाते हुए बजट में कुछ खास आपको दिखा? आपसे शुरू कर रहा हूं गोपाल केडिया, थोड़ी सकारात्मक पहले बातें करते हैं, फिर आगे तो हम पत्रकार हैं। इस बजट में कुछ चीजें बहुत अच्छी की गई है, जैसे एक एबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स। एंजल टैक्स जो है ये क्या होता है कि जो स्टार्टअप जो होता है वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जो है उसके अगर 1 करोड़ की कैपिटल है, कंपनी की वैल्यूएशन वो 100 करोड़ में ले जाता है और बाहर से उसके पास इक्विटी में पैसे आते हैं, जो डिफरेंस जो होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स में और जो पैसे आते हैं उसको वो जो डिफरेंस जो होता है उस पर जो टैक्स सरकार लगाती है तो उसको एंजल टैक्स कहते हैं। हाँ। स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स में सरकार ने सर्कुलर निकाला था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रिसेंट पास्ट में देखा गया कि बहुत सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने स्टार्टअप पर एंजल टैक्स लगा दिया और बहुत सारी डिमांड खड़ी कर दी। तो ये एक तो इसको खत्म करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। आपको क्या अच्छा दिखा बजट में? टेक्नोलॉजी पे फोकस है इस बजट में, और हम चाहे एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और साथ में और भी जो ऑयल सीड्स के ऊपर कहा है कि हम उसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर की डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नीति आयोग ने कहा है कि हम 43% अपना जो ऑयल सीड की रिक्वायरमेंट है, ये एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट है, वो पाम ऑयल से हम एड्रेस करेंगे। तो एक तरफ हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं और एक तरफ हम पाम ऑयल की बात करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डाइकोटमी यहाँ पर है। लेकिन उसके अलावा न्यूक्लियर एफिशिएंसी, न्यूक्लियर जो छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे उसकी बात कर रहे हैं, फिर वो एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की उन्होंने बात की है। मुझे लगता है कि तो ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम तटस्थ हो गए। हाँ, या 8 महीने का ही ये बजट है। लेकिन सर कुछ चीज़ें सोचनी भी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जब कहते हैं कि हम डिजिटलाइजेशन एग्रीकल्चर में प्रमोट करते हैं तो वो डिजिटलाइजेशन जो है वो बेसिकली जो कंट्रोल है एग्रीकल्चर का वो कॉर्पोरेट के हाथ में शिफ्ट करता है। तो वो भी हमें जानना है कि डिजिटलाइजेशन में भी वेरी फैसिनेटिंग नई राह पर चलते हैं, वहां पर खतरे क्या हैं उनको भी रेड फ्लैग करेंगे। पर ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी किस बात को दिखा रहे हैं बजट में? हरी झंडी तो एक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है इस दृष्टिकोण से कि आपने युवाओं की बात की, अब उससे कितना क्या होगा वो अभी बहुत स्पष्ट मुझे नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक कंसर्न को जो है आपने अकोमोडेट पहले किया। शतुर्मुर्ग जो बने हुए थे कि हाँ, भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, बेरोजगारी कोई समस्या ही नहीं, युवा को कोई दिक्कत ही नहीं, उसे जी कबूल करना पहली एक बड़ा स्टेप है अपने आप में, जो आपको इस बजट में दिखा। कुमार जी, मुझे भी यही लगा, क्योंकि अभी मैं 2-3 ट्वीट भी देख रहा था कि इन लोगों ने कहा पूरे बजट की जयराम रमेश तो तंज कस रहे हैं, कम से कम ये तो मान लिया। पूरे बजट की जो थीम है वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से जुड़ी हुई। इन्होंने इस बार 24-25 के बजट को रोजगार से जोड़ के रोजगार थीम पे बनाया। अब कल अगर आपने आर्थिक सर्वे देखा होगा तो आर्थिक सर्वे में कहा गया था कि 2036 तक हर साल आपको 77 लाख नौकरियां, 10.25 करोड़ रोजगार सृजित करने होंगे 2036 तक, अगर 47 में विकसित बनना है। तो कहीं
चलिए आप ग्रीन सिग्नल की बात कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं तो बोलना पड़ नहीं, हमारी ट्रेनिंग तो है, हम तो बाल की खाल भी निकाल देते हैं, खाल उधेड़ देते हैं, पर नहीं, अच्छी चीज जो है उसकी भी मतलब रोजगार करनी चाहिए। रोजगार के लिए जो एक सही डायरेक्शन पकड़ा है वो कम से कम, और एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रभु आपको क्या है? मैं पहली बार सरकार ने माना कि एम्प्लॉयमेंट जो है एक इशू है, तो हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, उसके प्रति उन्होंने कुछ दिखाया है कि हम करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी इसके बार भी ये एग्रीकल्चर के बार हर बार बोलते हैं, पर इस बार थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस कोशिश की है कि हम नई चीजें सीड डिस्ट्रीब्यूट और उसके अंदर ये भी नहीं कि भाई ऐसे ही खाली छोड़ दिया। प्राइवेट सेक्टर को भी कहा जा रहा है इंटर्नशिप आपको करवानी पड़ेगी 1 करोड़ लोगों की। देवेंद्र बैठे कि 1% एग्रीकल्चर ग्रोथ में होगा अगर, उसकी वजह से जीडीपी के ऊपर लगभग 3% का फर्क पड़ता है, पर अभी नहीं पड़ता कि कम डिपेंडेंस हो गया है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इमेज जो है हम प्रो कैपिटलिस्ट हैं, फ्रूट बूट की सरकार है, उसको भी कम करने के लिए उन्होंने कैपिटलिस्ट के ऊपर। पर ये तो अच्छी बात है तो कि इसके अंदर 2 चीजों पर अब क्विक कमेंट आपका प्रभु चाहूंगा। शिक्षा पर 1.25 लाख करोड़ रुपया, स्वास्थ्य पर 89,000 करोड़ रुपया, मतलब बजट का 1.5-2% आप स्वास्थ्य और शिक्षा पे अगर खर्च करेंगे तो सही मायने में हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? अब मैं कड़वी बात भी पूछ रहा हूं। कड़वी बात बिल्कुल ठीक है। पिछले 10 साल के अगर 11 बजट इनके देखे जाएं तो सोशल सेक्टर के ऊपर इनका एम्फेसिस कम होता चला जा रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा दिया, सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, और जबकि विद्यार्थी और अपनी शिक्षा के लिए। एबीवीपी जब हम थे उस वक्त कहते 3% जो बजट है देश का एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए, और एबीवीपी का मिनिस्टर है वहाँ पर कई सालों से, वहाँ पर जो प्रधान जी हैं। तो मेरे को लगता है एजुकेशन और स्वास्थ्य के ऊपर जो है इनका एम्फेसिस अभी भी नहीं है। उसका कारण क्या है मेरे समझ नहीं आता कि अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, उसके बाद आपके प्रोडक्टिव एसेट्स बढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो भी कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान के अंदर ग्रेजुएट जो हैं 70%, किसने कहा है, किसी एक बड़े आदमी ने कहा है कि जो हमारे ग्रेजुएट हैं 80% एम्प्लॉयबल नहीं है, किसी नीति आयोग के या किसी ने कहा है। तो अगर इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्वालिटी के अंदर, आपने कहा स्किल डेवलपमेंट करें, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बने हुए लगभग 8 साल हो गए। अरे वो 1,37,00,000 लोगों का कौशल विकास किया, उसमें से 22 लाख को नौकरी मिल पाई। नहीं, वही कह रहे हो ना आप। जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमारी, जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, आपने कहा जॉब लॉस ग्रेट हो रही है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी जो कहते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्किल हमारे को चाहिए, प्लम्बर हमारे पास नहीं मिलते, मैकेनिक हमारे पास मिलते नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास नहीं मिलते। ये फोकस भी क्या हमें देने की जरूरत है कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य में 1-1.5-2% से क्या काम चल जाएगा? पर प्रेम कुमार जैन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं टीडीपी के, और टीडीपी का बड़ा जिक्र हो रहा है, गठबंधन धर्म भी निभाया जा रहा है और निभाया गया। बिहार की भी बल्ले बल्ले हुई, पर बिहार की ज्यादा हो गई, आंध्र प्रदेश की कम हुई क्या प्रदीप भाई? बल्ले बल्ले आपको 15,000 करोड़ में ही निपटा दिया गया है। प्रेम कुमार जैन। संदीप जी नमस्कार। जी संदीप जी नमस्कार, और पैनल में सभी मेरे श्रेष्ठ व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। हमको कहाँ निपटाया गया ये मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूँगा। मैं इतना अर्थशास्त्र का ज्ञाता भी नहीं हूँ और अर्थशास्त्र के बारे में जानता भी नहीं हूँ। बहुत देर से मैं आप सबके विचारों को सुन रहा था। अर्थशास्त्र से मेरा ज़्यादा लगाव भी नहीं है। खैर, आज हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। जो हमने मांगा 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ आर्थिक सहायता के रूप में बताया गया है। इसके अलावा ये बोला गया है कि पोलावरम प्रोजेक्ट जो लाइफ लाइन है आंध्र प्रदेश की, उसको पूरा किया जाएगा। राजधानी अमरावती को बनाने के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम और चेन्नई को रेल कॉरिडोर को पूरा किया जाएगा। इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। 15,000 करोड़ तो सिर्फ आर्थिक सहायता के रूप में बताया गया है। और मैं ये बता दूं कि शायद आपने कुछ दिन पहले सुना भी था कि पेट्रो हब और रिफाइनरी के लिए ऑलरेडी 60,000 करोड़ का पैकेज पहले दे दिया गया है। और बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, नायडू है तो नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आंध्र प्रदेश के नामुमकिन नहीं है, और इसीलिए मुमकिन ये भी ना ले सकते हो। प्रेम भाई, केंद्र सरकार प्रेम भाई, आपके इस प्रेम और स्नेह के चलते जो बीजेपी के साथ टीडीपी का है, बिहार और आंध्र की ही ज्यादा चर्चा होती रही इस बजट में। 12 बार बिहार का जिक्र कर दिया, 6-7 बार आंध्र का भी। ऐसा लगता है कि देश में 2 ही राज्य हैं, बाकी राज्य नहीं है कोई। पहले 12 मिनट स्पीच उसी के ऊपर है, पहले 12 मिनट। देखिए संदीप जी, इसके पीछे थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। हाँ प्लीज। संदीप जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा।
आप सबसे पहले आंध्र प्रदेश की व्यथा को समझिए, परेशानी को समझिए, समस्या को समझिए। आंध्र प्रदेश को जिस तरीके से 5 साल में लीकर माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया में तबाह कर दिया गया। अमरावती राजधानी जो चंद्रबाबू नायडू साहब का विश्व स्तरीय एक सपना था कि विश्व स्तर की राजधानी बनाएंगे, वो राजधानी का काम रोक दिया गया, उसको और पीछे ढकेल दिया गया। आप एक चीज़ देखिए, क्या किसी बच्चे का नाम उसके पेरेंट्स के बगैर हो सकता है? क्या कोई राज्य जिसकी राजधानी ना हो, ये कभी हो सकता है? आज हमारे आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है। अगर हमारी डिमांड अमरावती के लिए है तो क्या वो जेन्युइन नहीं है? पोलावरम प्रोजेक्ट जो 2014 में केंद्र सरकार ने ऑलरेडी राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया था, उसके लिए अगर हम मांग रहे हैं तो गलत है। प्रेम भाई, राष्ट्रीय आपकी परियोजना में शामिल जिद करके तो उसमें नहीं। आंध्र प्रदेश की, अरे भाई, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, और दोनों सबसे विकसित राज्यों में से हैं। लड़ते भी रहते हैं, विकास भी करते रहते हैं। बता दूं कि जिस समय आंध्रा से जिस समय तेलंगाना को अलग किया गया था, उसी समय माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा था कि हम हैदराबाद की राजधानी को नहीं मानेंगे, हम अमरावती में अपनी राजधानी डेवलप करेंगे। लेकिन मजबूरी ये हुई कि आंध्र प्रदेश में दोबारा जब सरकार बनी तो जगनमोहन चलिए, अब सरकार आपकी आंध्र में भी बन गई है, केंद्र में सरकार भी आपके समर्थन पर निर्भर है, और आंध्र की भी बल्ले बल्ले होती दिखी है, बिहार की पर क्या ज्यादा हुई है। और ये गठबंधन धर्म के तहत की गई बैलेंसिंग एक्ट भी है क्या? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई, पहले उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपके लिए खोला गया है, क्या कहना है? ये देखिए, कुमार का तजुर्बा यहाँ पर काम आ गया। कुमार ने पहले ही बता दिया कि नहीं, बिना प्रतिक्रिया दिए निकलेंगे। ये इसके पीछे कोई खास वजह नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि अब एक एलओपी हैं, भविष्यवक्ता बन गए ना, अभी वो एलओपी हैं। हाँ। तो वो मेरे ख्याल से कोई हाँ, एक ये लोग की एक मीटिंग भी है, ऑफ द कफ रिमार्क नहीं। हाँ, नहीं ऑफ द कफ नहीं देंगे, ये कंसंट्रेटेड और मतलब कि इंटेलिजेंट आंसर्स देने के चक्कर में। तो अभी तो आंसर्स बहुत कुछ, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी निर्मला सीतारमण भी, उधर से विपक्ष की तरफ से भी एक संयमित, सोचिए समझे रिस्पॉन्स भी आएंगे। तो आएगा तो बहुत कुछ, लेकिन अभी ये विश्लेषण भी जारी रहेगा कि आपको क्या मिला और मुझे क्या मिला। इस खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है, कहीं खुशी कहीं गम। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो अलग अलग नजरिए से इस बजट को देख रहे हैं, लेकिन हम आपको आंकड़ों की जुबानी बजट की पूरी कहानी बता रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि योजनाओं के हिसाब से देखें तो बजट एलोकेशन क्या है, किसके मद में कितना पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मनरेगा की बात की जाए तो 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मनरेगा के लिए किया गया है। सोलर पावर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एलपीजी पर डीबीटी यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर के लिए 6,903 करोड़ रुपए का प्रावधान, और दवा उद्योग के लिए जो पीएलआई है वो 2,143 करोड़ रुपए, पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दवा उद्योग के लिए इसे बढ़ावा देने के लिए 2,143 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये तो बजट एलोकेशन की बात हुई, लेकिन इस बजट को और कैसे सरल भाषा में समझें, इसमें आपके लिए क्या है, इस विश्लेषण के लिए मैं आपको लिए चलता हूं मेरी सहयोगी रोमाना के पास। देखिए, बजट आने से पहले लगातार जिन दो मुद्दों को लेकर कहा जा रहा था सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती, एक रोजगार, दूसरा महंगाई। जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। रोजगार के मोर्चे पर आपको कितना सफल नजर आ रहा है ये बजट? मैं इस पर आऊंगी, लेकिन पहले जरा सुनाते हैं, प्रतिक्रिया आ रही है संजय झा की, क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। संजय झा जी हैं। संजय जी, कांग्रेस का कहना है ये इंडिया का नहीं बल्कि एनडीए का बजट है। ये बजट पूरे देश के लिए है, और कांग्रेस खास करके बिहार विरोधी रही। 15 साल जो बिहार गर्त में डूबा आरजेडी के शासन में, लोग हमेशा आरजेडी बोलते हैं, लोग वो भूल जाते हैं कि वो सरकार चलाने में कांग्रेस का भी महत्वपूर्ण रोल था। अगर बिहार में सड़क नहीं बना, बिजली नहीं बना, कानून व्यवस्था खत्म हुआ, तो आरजेडी के बराबर रोल, जितना उसका रोल है उतना ही कांग्रेस का रोल है। कांग्रेस का 10 साल का शासन मनमोहन सिंह जी का रहा यूपीए के टाइम। बिहार के लिए क्या स्पेशल असिस्टेंस दी, क्या जो आज डिमांड कर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लालू जी सरकार में थे ना, तो क्यों नहीं करवाए उस समय?
लेकिन आपको जो बोलते थे कि झारखंड का बंटवारा होगा हमारे लास्ट में, यही ना बोलते थे ऑन रिकॉर्ड, क्या हुआ बताइए। इसलिए कांग्रेस को बिहार विरोधी बिहारियों के खिलाफ रही। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे थे आप लोग, लेकिन स्पेशल पैकेज मिला, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। और हमने दोनों चीज़ कहा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, और अगर उसमें कोई टेक्निकल इशू है तो उधर बिहार को विशेष मदद मिले, विशेष वो भी ठीक है। बिहार डिमांड पूरी हुई, अभी शुरुआत है, पूरी क्या हुआ, अभी जो हम लोग की इच्छा थी उसकी शुरुआत है। आगे आप जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष को सुन रहे थे। खुश है जेडीयू, जिस तरीके की मांगे थी उसकी वो सभी पूरी होती हुई इस बजट के जरिए नजर आ रही हैं। लेकिन रोजगार के मोर्चे पर कितना सफल आपको नजर आ रहा है ये बजट, राजीव जी? देखिए, कई चीज़ें हैं इस बजट में रोज़गार के मोर्चे पे। पहली चीज़ तो ये कि आप मोटे तौर पे समझें कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च शिक्षा पर, रोज़गार पर और स्किलिंग पर, कौशल विकास पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है बजट में। और ईपीएफओ को एक व्हीकल बनाया जा रहा है कि आप सीधे एक तो डीबीटी के मार्फत से जो ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होंगे जो लोग, मतलब जिनको पहली नौकरी मिल रही है और वो ईपीएफओ में रजिस्टर हो रहे हैं, ऐसे लोगों को इसमें जो संख्या दी गई है बजट में कि 2 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ 10 लाख लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। और उन्हें 15,000 रुपये तक का या पहले महीने की सैलरी इतना उनको सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। तो 2 करोड़ लोग ये नए रोज़गार में आएंगे, फर्स्ट टाइमर होंगे, यानी पहली बार वो रोजगार के अंदर आएंगे। इंसेंटिव के जरिए सरकार की तरफ से रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश, लेकिन रोजगार बढ़ेगा कहां, ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर को ही उसके लिए आगे आना होगा, सरकारी नौकरियों के इंतजार में आप नहीं रह सकते। और दूसरा बड़ा मोर्चा महंगाई का मोर्चा था। यामिनी जी, महंगाई के मुद्दे को किस तरीके से एड्रेस करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है ये बजट आपको? देखिए, इन्होंने तो अनुमानित किया है कि इन्फ्लेशन 4% होगा और कोर इन्फ्लेशन 1.3%, जिसमें फूड और फ्यूल नहीं होगा। पर हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बजट फूड का ही होता है और फ्यूल का ही होता है, तो महंगाई की मार तो काफ़ी हद तक पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर आरबीआई का हाईएस्ट डिविडेंड पे किया गया। पीएसयू ने 6,000 करोड़ का डिविडेंड दिया, 5-6 पीएसयूज़ ने मिलकर के सरकार को। साथ ही साथ आपका जो एफआईआईज़ का फ्लो था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, 26,000 करोड़ जून के महीने में और 15,000 करोड़ जुलाई के पहले 2 हफ्तों के अंदर। साथ ही इन्होंने एफडीआई और एफआईआई पॉलिसीज़ में रिडक्शन की है और फॉरेन का टैक्स रेट भी कम कर दिया है 35% पे। तो जितने इनफ्लोज होंगे उतनी सप्लाई होनी चाहिए, वो नहीं है। फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे ही है। इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया जहां पे सप्लाईज को बढ़ाने की बात की गई हो। बिल्कुल, तो ये भारत का बजट है, भारत के सामने है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ही तय हो पाएगा कि बजट में जिस तरीके की नीयत सरकार की नजर आ रही है वो जमीन पर कितना उतर पाती है।